नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, अगर पॉलिटिक्स की बात करें और अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में टांग खिंचाई, एक दूसरे को हराना, जितवाना, जीती जिताई बाजी हार लेना, अनुशासनहीनता या ये कहिए कि बिगड़ेलपना, ये एक आम बात है। हुड्डा, सैलजा और पता नहीं कितने लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कांग्रेस की कब्र खोदने की चौबीसों घंटे कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। बीजेपी में अनुशासनहीनता की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और वो भी तब जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद हों। लेकिन उन्हीं की नाक के नीचे हरियाणा में पार्टी की अनुशासनहीनता की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अब उस धज्जियां उड़ाने का जिम्मेदार कौन है ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अनिल विज ने अपने नोटिस के जवाब में जो कहा है वो बहुत ही काबिल गौर है। उन्होंने कहा है कि अभी मैं बेंगलोर से आया हूँ, अभी मैं नहाऊंगा, खाना खाऊंगा और फिर जवाब हाईकमान को लिखकर भेजूंगा। यानी कि वो मोहनलाल बड़ौली को कुछ भी मानने से उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, उनको वो भाव नहीं देना चाहते हैं। और नायब सैनी जी के बारे में उनके विचार 5 बार आप सुन ही चुके हैं। तो एक जो पार्टी अनुशासित पार्टी है उसका जो हरियाणा में कांग्रेसीकरण हो रहा है उसके क्या संकेत हैं। जो पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई है उस पार्टी में उस पार्टी के नंबर 2 मंत्री अपनी ही पार्टी को कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये कांग्रेसीकरण बीजेपी का कितना घातक इनके लिए है या क्या संकेत ये दे रहा है, इस बारे में आप भी अपने विचार रखें और डॉक्टर साहब से भी इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब जी, अगर कई बार वो फोटो काट के उसके ऊपर दूसरे फोटो नहीं चिपकाते, किसी का मुंह चिपकाते, तो अभी बड़ौली जी और अनिल विज जी के ऊपर अगर सैलजा जी और ऐसे फोटो चिपका दें तो ऐसा लगता है बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। देखिए मैंने शायद पहले भी कई वीडियोस में एक बात बताई है बार बार कि शरद जोशी एक बहुत बड़े आदमी हुए, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कभी नहीं मरेगी, कांग्रेस मर ही नहीं सकती। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं है, एक कल्चर है, संस्कृति है। और जो भी पार्टी भविष्य में आएगी वो कांग्रेस हो जाएगी। आज नहीं, 60-70 साल पहले की भविष्यवाणी बता रहा हूं मैं। चूंकि कांग्रेस की कल्चर से कोई भी पार्टी मुक्त हो ही नहीं सकती, इसीलिए कांग्रेस का ही ये दूसरा रूप है जिसे विनोद द्वाइस को तो भारतीय जनता कांग्रेस बोलते थे। अच्छा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को उसका नाम ही वो कहते थे भारतीय जनता कांग्रेस है। तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं रहा बिल्कुल, चूंकि सांस्कृतिक रूप से जो उनकी कल्चर है वो एक है, बिल्कुल डिफरेंट। कहाँ से आप मतलब आज क्या भाजपा एक दावा कर सकती वी आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस? दावा तो खैर करते ही हैं वो। अच्छा, अब हरियाणा चूँकि हमारा बहुत प्यारा प्रांत है, ये नई नई चीज़ें लाता है। और यहाँ कितना भी कमज़ोर आदमी हो बाकी प्रदेश के और हिस्सों से थोड़ा सा बोल्ड हो ही जाता है। तो अनिल विज जो है, कल ही हमने चर्चा की थी, देखिए क्या होता है कि वो इस्तीफ़ा देंगे या माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जैसे ही वो बेंगलोर से उतरे तो उन्होंने कहा कि अभी तो आया हूँ। एक शब्द पर उन्होंने बड़ा जोर दिया कल भी और आज भी कि ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फिर जवाब लिखूंगा। आज उन्होंने जवाब लिखने के बाद फिर कहा कि मैं आया, मैं ठंडे पानी से नहाया, मैंने रोटी खाई और मैंने जवाब लिख दिया। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में ना। यानी उनके लिए ठंडे पानी से नहाना, हालांकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हुई नहीं है, उनको बीमार भी हो सकते हैं वो। हाँ, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तो नहीं, ठंडे पानी से नहाने पे जो उन्होंने जोर दिया, मुझे मेरे ख्याल से वो ये था कि मैं सोचूंगा, ठंडे मतलब ठंडा हो जाऊंगा। अब में भी जोश सा चढ़ गया होगा, हाँ, जो गर्मी है है ना। और फिर रोटी खाऊंगा, चूंकि एनर्जी तो उससे मिलेगी। तो पहले ठंडे हुए, फिर रोटी खा के गर्म हुए और फिर वो बैठे। तो ठंडी का और गर्मी का एक मिक्सचर था। अब मैं आयुर्वेदिक भाषा में बात कर रहा हूँ कि वात और पित्त के साथ मिला के उन्होंने वो चिट्ठी लिखी और चिट्ठी भेज दी जी। तो इसमें बड़ी बात यह है कि एक तो जो चिट्ठी जारी करी थी, कारण बताओ नोटिस, मोहनलाल बडोली ने। तो जैसा आपने बताया कि जवाब उन्होंने
राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया। तो उन्होंने बडोली और नायब सिंह सैनी दोनों को अपने लेवल का आदमी ही नहीं समझा कि मैं इनको क्या जवाब। हाँ, इनको क्या जवाब देना, क्या बडोली, मतलब बडोली जवाब आप उनको लिख रहे हो राष्ट्रीय हाईकमान को, इसका मतलब साफ है कि आप बडोली जी को इस लायक ही नहीं समझते कि उनको जवाब दिया जाए। वैसे तो विधि अनुसार तो चूंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है तो जवाब उनको दिया जाना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहिए, है ना। लेकिन विज ने वो चीज पकड़ ली कि मैं पार्टी नड्डा जी के आदेश पर, भाई नड्डा जी के आदेश पर आप लिख रहे हो तो फिर तो आप तो उसे लिखने वाले हो, एक आपकी हैसियत एक पोस्टमैन की है, तो आपको क्या जवाब देना है, डाके को जवाब थोड़ी दिया जाता है ना। तो हम जिनके निर्देश पर आप ये पूछ रहे हो उन्हीं दे देते हैं। तो इस अपना जो एक्शन है उनका, इससे भी उन्होंने मोहनलाल बडोली को थोड़ा सा डाउन प्ले किया है। और मुख्यमंत्री के बारे में तो उनकी राय सच है और उनको दुख इस बात का भी हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने, किसी ने पूछा कि आपने हार्ड कॉपी आपको मिल गई थी, बोले नहीं मैंने मीडिया से पढ़ा कि ये बात अगर पार्टी अनुशासन की बात थी तो पार्टी के भीतर रहनी चाहिए थी। इस पत्र मीडिया में मतलब आया कैसे ये पत्र? तो वो कहते हैं बीच की, मैंने भी मीडिया के जरिए ही मुझे पता चला। इसका मतलब उनको मिला भी नहीं है वो? पता नहीं अभी तक मिला कि नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मीडिया के जरिए पढ़ा है। उन्होंने कहा कि 3 दिन का समय सीमा थी, उससे पहले पहले मैंने उनको जवाब दे दिया है। अब जवाब क्या दिया है ये अभी लीक नहीं हुआ शायद, ना अभी नहीं आया मार्केट में। हाँ, लेकिन उनके तेवर से ये जवाब लग रहा तो है, बम ही फोड़ देगा ना। हाँ, उनके तेवर से ये लग रहा है। और 8 पेज की चिट्ठी है, तो 8 पेज जो उन्होंने भरे हैं, वो पेज का साइज भी अच्छा बड़ा होता होगा और फिर उसको टाइप भी कराया होगा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें लंबी चौड़ी कहानी है। 8 पेज का मतलब ये है कि उन्होंने शायद वो उदाहरण भी ना दिए हों कि कैसे पार्टी में एक गुट के लोगों ने अतीत में भी कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से समाप्त किया है। वो तो हो सकता है विज उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। हाँ, तो 8 पन्नों की जो चिट्ठी है उसके वो बम है एक्चुअली में। तो बम का विस्फोट मेरे अब लग रहा है कि उसका जवाब ना तो ऊपर वाले देंगे, मीडिया को नहीं देंगे वो चिट्ठी, और 2-3 दिन की इंतज़ार करने के बाद में विज साहब उस चिट्ठी को खुद ओपन कर देंगे। अब ये जो रस्साकसी चलती रहेगी पार्टी के नेतृत्व के साथ और विज साहब की चलनी है अभी। तो इसमें इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि अनिल विज ये जो कुछ कर रहे हैं ये उन सब लोगों को भी संबल दे रहे हैं जो उन्होंने जो हाशिए पे चले गए हैं, जिनको हरवाया गया है या जिनका काम निपटाया गया है, क्या वो सब मिलके, मतलब हमारे कहावत है हरियाणा में एक कि कहूँ तो मैं हूँ कुआवा गाँव है। हाँ हैं? नहीं, वो सब लोग बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। और आप याद कीजिए कि अभी शायद पिछले महीने 1 महीने के बीचों बीच विज रामविलास शर्मा से मिले थे, उनके घर जाके। विज धनखड़ जी से भी मिले हैं, यानी जो सताए हुए लोग हैं उनके पास वो गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु मनोहर लाल जी से मिले हैं। हाँ, नहीं कैप्टन साहब तो थोड़ा भविष्यगामी है ना, तो उनको अभी लग रहा है कि संभावना है, तो जब एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी शायद उन्हीं का नंबर है। और उनसे आप विद्रोह की उम्मीद कर भी नहीं सकते, उनका स्वभाव इस तरीके का। तो वो जब रामविलास जी से मिले हैं तो रामविलास जी ने उनकी खातिर तवज्जो बहुत की, खासतौर से मिले और एकांत में भी बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 2 राजनीतिक व्यक्ति और एक ही बीमारी से ग्रस्त हों वो आपस में चर्चा तो करेंगे, आप क्या दवाई ले रहे हो, अब क्या इलाज कराना चाहिए, है ना, घुटने कैसे बदल सकते हैं वगैरह वगैरह। वो दोनों भाइयों ने वहाँ चर्चा की है। चूँकि रामविलास भी बहुत ज़्यादा त्रस्त व्यक्ति हैं। रामविलास जी तो त्रस्त नहीं, दुखी व्यक्ति हैं। अच्छा, अब अनुशासन सिर्फ ये भाजपा का ये रह गया है कि जब आप अंदर की बात आप बाहर नहीं कहते जी, तो बेशक आप कितनी अंदर से परेशान हो, आज भी रामविलास जी जो हैं वो कुछ और ही भाषा बोलेंगे। अनिल विज का डिपेंड करता है, अभी एकदम से तो वो ये नहीं कहेंगे, है ना, लेकिन ये भाजपा की एक भाषा है। बाकी यूँ था, अभी जैसे सरकार नई बनी थी तो सुस्ती सी थी एक वातावरण में ना, वो सुस्ती को विज साहब ने तोड़ दिया है। और इसके साथ ही ठंडे पानी से नहाने का ऐलान करके ये भी घोषणा हो गई है हरियाणा में कि अब सर्दियाँ चली गई हैं। देखो, विज साहब ने जो अपोजिशन यहाँ है कांग्रेस का या और छोटे मोटे दल हैं वो अपोजिशन में काउंट होते हैं, उन सबको रिप्लेस कर दिया। हाँ वो तो खुद ही अपने कर्मों से रिप्लेस हो रहे हैं जी। हाँ, तो आज तो अगर विपक्ष का नेता कांग्रेस तो नहीं चुन पा रही, लेकिन विपक्ष का नेता आज अनिल विज है ना? वो जो काम विपक्ष को करना है, अच्छा विपक्ष इसका भी फायदा नहीं उठा पा रहा, विपक्ष तो है ना।
अब विपक्ष तो कांग्रेस वाले इतना प्यार करते हैं भाजपा से, इतना सम्मान करते हैं यहाँ की लीडरशिप का और ऊपर वाली लीडरशिप का, कि उन्हें वो किसी संकट में डालना ही नहीं चाह रहे। लेकिन जनतंत्र है, जनतंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं। लोगों ने कहा कि भाई ये नहीं कर रहे तो अनिल विज आप करो, कोई तो करो। हाँ। तो अनिल विज तो पूरे इस समय। अच्छा, अभी इलाज की बात चल रही थी, तो आप चूंकि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और मैंने कई बार देखा है आप पेशेंट को उनकी प्रवृत्ति देखते हैं उनकी, तो अनिल विज किस प्रवृत्ति के हैं इंसान हैं? देखिए, अनिल विज की प्रवृत्ति जो है शरीर से तो लगता है, जिस तरीके का उनका खाना पीना और ढांचा है वो लगते हैं कफ प्रकृति के। और जो उनका स्वभाव है वो वायु का वात प्रकोपित लगता है, कि वात प्रकोपित आदमी ना कभी चैन से बैठ नहीं सकता। अच्छा। उसे हरकत होती, मतलब जैसे ये कभी कहीं छापा मार दिया, कहीं छापा मार दिया, कभी चाय पीने चले गए, कभी रामविलास जी के घर चले गए, कभी धनखड़ जी के घर चले गए। तो वायु के प्रधान जो लोग हैं ना, उनका ये लक्षण होता है कि वो अनस्टेबिलिटी होती है उनमें एक, और वो रोज नई नई योजनाएं बनाते हैं। विज साहब भी रोज नई योजनाएं। तो ये, और पित्त का प्रभाव, जैसे पित्त का मतलब होता है गर्मी, गुस्सा दिखाना, वो कभी कभी आता है इनमें। तो यानी कि तीनों ही, मतलब इनमें शारीरिक रूप से कफ की प्रधानता है और स्वभावगत इनकी वायु की प्रधानता है, और उसमें थोड़ा सा पित्त का एलिमेंट है। तो वात पित्त कफ, इनके तीनों दोष जो हैं वो इम्बैलेंस हैं इस समय, है ना। तो अगर नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल जी को ये इच्छा हो कि इनका कोई इलाज कराया जाए, तो बतौर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन आप कर सकते मैं हैं। इनके शारीरिक और मानसिक इलाज की गारंटी ले सकता हूँ। अच्छा, मोहनलाल बडोली जी की कौन सी प्रवृत्ति आपको लगी? मोहनलाल बडोली जी की प्रवृत्ति जो है वो कफज है। अच्छा। कफ प्रधान है, क्योंकि जो मिला ठीक है, रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक है, ठीक है ना। और कफ प्रकृति के आदमी अपने आप कभी मोटिवेट नहीं होते, उनको मोटिवेट करना पड़ता है। वो चेहरे से डिमोटिवेट लगते हैं। इंजेक्शन लगाना पड़ता है कि उठो उठो। जैसे अब उनको इंजेक्शन अब लगाया किसी ने, और जैसे इंजेक्शन लगा उन्होंने फटाक से कारण बताओ नोटिस कर दिया। तो मोहनलाल बडोली मूलतः कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो कफ और कफ टकरा गए जी। हाँ, बाकी खट्टर साहब की प्रवृत्ति भी मत पूछना, किस दिन बता दूंगा। किसी दिन मुझे लगता है एक वीडियो तो बाकायदा इनकी प्रवृत्ति पे ही बात कर लेंगे। बिल्कुल, हम 2-3 वीडियो बना सकते हैं कि इनके जो शारीरिक, मानसिक और वैचारिक जो स्थिति है उससे आयुर्वेद किस दृष्टि से इनको किस कैटेगरी में रखता है, इनका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, कौन सा कम है, और उसको कैसे संतुलित किया जाए। अच्छा, ये बातचीत में देखिए बहुत अच्छी बात निकल आई, कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है, मतलब कंट्रोल में बिल्कुल ऐसे होता है। देखिए, आयुर्वेद तो यहाँ तक भी कहता है कि आप किसी की प्रकृति देख कर नौजवान की आप ये तय कर सकते हैं कि इसे किस करियर में जाना चाहिए। अच्छा, इसे इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, पत्रकार बनना चाहिए, क्या उसके लिए बेस्ट है। बन तो गए सर ये जो बनने थे। हाँ, इनका तो खैर अब कुछ नहीं तो मोर बनना बाकी है। देखते अब तो ये बन चुके। तो इनका तो वो कहते हैं ना कि पोस्टमार्टम थोड़ा गंदा शब्द हो जाएगा, बाद का विश्लेषण है, मतलब पश्चिम विश्लेषण मान लीजिए। लेकिन फिर भी खान पान में सुधार करके प्रवृत्ति को सुधारा जा सकता है। हाँ, अभी भी चांसेस हैं, राजनीति मौका देती है सुधरने का। बाकी लोगों को तो मजा ही आ रहा है जी, उसमें कोई नहीं, लोग बहुत खुश हैं। लेकिन कली दो तरह के मतलब देखने को मिल रहा है पक्ष। एक लोग तो विज साहब को उकसा रहे हैं कि दो ना हिम्मत ऐसे है तो इस्तीफा, मतलब वो उनसे विपक्ष वाली उम्मीद कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो विज साहब को थोड़ा मतलब ठीक समझते हैं कि ये ठीक आदमी है, पर सारे मिला मिलू के उन सबका फोकस इस बात पे है कि वो किसी तरीके से है ना विद्रोह कर ही दें। देखो, विद्रोह अगर वो कर दें और उनको अगर खाली बिठा दिया पार्टी ने, तो मुझे ये लगता है कि वो चुप तो बैठेंगे। वो तो रोज कुछ ना कुछ उनके पास इतनी कहानियां हैं, और मीडिया को चाहिए, तलाश होती है ऐसे लोगों की, तो वो एक जमावड़ा पत्रकारों का अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेंगे। वो ऑलरेडी रहता है जी। हाँ। सेक्रेटरिएट में वो इकलौते ऐसे मंत्री हैं शुरू से ही जिनके यहाँ काम हो ना हो जमावड़ा पूरा रहता है, दरवाजा खुला रहता है वहाँ पे। और बीजेपी परेशानी इस बात पर है, उनको लगता है कि विज साहब के ऑफिस से खबरें लीक होती हैं। है ना, भारतीय जनता पार्टी में मूलतः जो संघ से आए हुए लोग हैं ना, प्रचारक टाइप, वो थोड़ा वो जनता से अलग रखते हैं, अलग थलग रहते हैं, उनका मन नहीं करता लोगों में जाने का। तो विज जो है ना, वो भाजपा में रहते हुए भी और संघ से शायद उनका नाता रहा हो, वो जनता के आदमी है, वो लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। पता नहीं ये लोग रहने देंगे कि नहीं उनके बीच में अब।
लेकिन उनका अपनी एक प्रासंगिकता है उस व्यक्तित्व की राजनीति में, और आज के जो वर्तमान दौर में तो उनके अलावा कोई बड़ा एंटरटेनर या अपोजिशन करने वाला हमारे यहाँ है भी नहीं। गाना भी गाते हैं अच्छा आप? और गाना, अरे वाह, गजब गजब के गाने गाते हैं। ये तो इसके लिए तो उनकी तारीफ बनती है। तारीफ तो उनके लिए बननी ही चाहिए, है ना। और ये तो हरियाणा क्योंकि राजनीति में आदमी नीरस सा हो जाता है। मैं कहता हूँ अनिल विज पे कोई ना कोई किताब अब लिख देनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, हम तो इलाज करने के साथ साथ किताब भी लिखने अगर वो हम सकें तो ये भी लिख सकते। तो 2 ऑफर हमने ना व्यावसायिक ऑफर उन तक पहुंचवा दिए। अभी तो सर वो किसी तरह से पीछा छूट जाए इस मामले से। वो उनके अंदर क्या तूफान चल रही है तो विज साहब को ही पता है। रिजल्ट तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हाई कमान के सामने उन्होंने एक चुनौती अब रख दी है कि या तो रखो या निकालो, बीच का रास्ता नहीं है। अब रखेंगे तो फिर वो कहेगा हाईकमान, हाँ है, और निकालेंगे तो फिर ये तो इनका क्या वो बिल्कुल बिल्कुल क्या करेगा कोई जिसकी खोसली उलोई। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनिल विज साहब इस्तीफा दो, तो इस्तीफा देने से क्या हासिल होगा ये जरूर आप कमेंट करके। लेकिन अभी तक कोई ऐसी भीड़ नहीं आई जो कहे कि विज साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नहीं, वो तो बीजेपी में वैसा कल्चर नहीं। इतना भी कांग्रेसीकरण नहीं हुआ है। हाँ, अभी धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा। तो आप जरूर कमेंट करिए दोस्तों, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि रोजाना 7 बजे हम मिलते रहेंगे इसी तरीके से राजनीति की बातों में। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।